हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 1 देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ATR IR एंड IR इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए और आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पढ़ना है ATR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ATR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे ATR IR का फुल फॉर्म देख लिए। ठीक है, ATR स्टैंड फॉर एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा जो वर्क करता है ये किस पे बेस्ड है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। आपको ये पॉइंट याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हियर IR लाइट एंड सैंपल इंटरेक्ट ओनली एट द पॉइंट वेयर IR लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो ये पॉइंट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट। तो चूंकि हमें यहाँ पे मेनली क्या पढ़ना होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन देखना होता है, वर्किंग देखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और प्रिंसिपल देखना होता है। तो थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि हम प्रैक्टिकली इसको सबसे पहले समझें कि क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, फिर जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे स्टूडेंट, तो फिर थ्योरी जब पढ़ेंगे हम आगे तो वो हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे ATR जो है ATR सिस्टम बढ़ जाता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा IR सोर्स होता था, हमारे पास इंटरफेरोमीटर भी होता था। ठीक है, डिटेक्टर होता था और रिकॉर्डर होता था। लेकिन ये वाला सिस्टम आप जो देख रहे हैं यही हमारा ATR सिस्टम है, और यहाँ पे इसी के वजह से इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम पड़ा है ATR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये ATR सिस्टम क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो जो हमारा ATR सिस्टम होता है स्टूडेंट वो मेनली बना होता है हमारा ATR क्रिस्टल से। ओके, ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो ये आपका क्रिस्टल पोर्शन है। ठीक है, क्रिस्टल पोर्शन के ऊपर ही हम लोग अपना सैंपल जो होता है उसे प्लेस्ड करते हैं, यानी ये जो हमने प्लेस्ड किया हुआ है यहाँ पे ये हमारा सैंपल है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया, सैंपल। और ये जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में थोड़ा सा है इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। अब ये जो क्रिस्टल होता है हमारा ये अलग अलग चीज़ों की बनी हो सकती है। वो डायमंड का हो सकता है, ठीक है, जर्मेनियम का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ATR क्रिस्टल। ठीक है, और ATR क्रिस्टल के ऊपर ही हम लोग क्या रखते हैं, सैंपल को प्लेस्ड करते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा IR बीम होता है, ठीक है, मान लीजिए हमने IR बीम यहाँ पे IR बीम ऐसे भेजा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये IR बीम होता है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए कि क्रिस्टल से पास होते हुए ही सैंपल पे जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम IR बीम यहाँ से दिखा दें, बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हमारा IR बीम होगा, IR सोर्स होगा, वो कैसे जाएगा, क्रिस्टल से पास होते हुए ही सैंपल पे लगनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने IR बीम दिया जो कि 100 इंटेंसिटी का था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये IR बीम यहाँ से ऐसे जाएगा, यहीं पे जो सैंपल है उससे थोड़ा सा टकराता है और ये बीम फर्दर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये बीम गया 100 इंटेंसिटी का गया और फिर यहाँ कुछ सैंपल से टकराएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाता है। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ पे 100 इंटेंसिटी का जो बीम दे रहे हैं सैंपल से टकराने के बाद ये कुछ कम होकर इधर साइड आता है। मान लीजिए कि ये 95% ही रिटर्न आया। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं एटेन्यूएटेड, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है स्टूडेंट वो कम इंटेंसिटी का वापस आ रहा है। 100 इंटेंसिटी का दिया गया लेकिन रिटर्न कितना आ रहा है, 95। तो कुछ इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो जा रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं एटेन्यूएटेड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्शन है वो हमारा कुछ कम हो जा रहा है। ठीक है, मेन एटेन्यूएटेड का मतलब यही होता है। ठीक, तो देखिए अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि होता क्या है, प्रिंसिपल हमारा यही है, सेम यही हमारा प्रिंसिपल करता है कि हम IR बीम को क्रिस्टल से होते हुए सैंपल पे पास कराएंगे। ठीक है, और फिर वो बीम हमारा रिफ्लेक्ट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ये रिटर्न होता है तो इसी दौरान जो सैंपल होता है कुछ
इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी कितना, देखिए 95% यदि रिफ्लेक्ट कर दिया तो इसने 5% लगभग अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इसी 5% के हेल्प से कह लीजिए, चाहे जब हमें पता चल गया कि 95% ही आ रहा है तो 5% एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसी बेसिस पे हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम मिलता है और उसी स्पेक्ट्रम की रीडिंग को हम लोग पढ़कर पता लगा लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा सैंपल में छिपा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये 5% जो एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 95% हमें रिफ्लेक्ट होने के बाद मिला, हम उससे ही स्पेक्ट्रम को जनरेट करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप छिपा हुआ है। तो होता क्या है स्टूडेंट कि ये बीम जब जाता है तो कैसे ये 5% एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सैंपल पे ये बीम पड़ता है ना, तो यहाँ पे एक वेव जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक वेव जनरेट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इवेंसेंट वेव, ठीक है, इवेंसेंट वेव बोलते हैं। यही वेव के कारण जो सैंपल होता है कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एट्यूनेटेड यानी कम थोड़ी सी इंटेंसिटी के साथ यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और आप साथ ही साथ जान गए कि ATR के क्यों यूज हो रहा है। ATR जो है वो आपका इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि ATR में आपका A का फुल फॉर्म क्या है, एट्यूनेटेड। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन रिटर्न आ रहा है वो कुछ कम हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ATR, एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस, है ना, यानी टोटल रिफ्लेक्टेंस में थोड़ी सी कमी आ जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को समझते हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन को, कि ये अभी जो हमने दिखाया कि ये वाला पोर्शन किससे किससे अटैच था, डिटेक्टर से अटैच रहेगा, इधर आपका इंटरफेरोमीटर से अटैच रहेगा, IR सैंपल, पूरे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन को अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग हर चीज़ को जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, IR सोर्स है, ठीक। आप भी हमारे साथ साथ ड्रॉ करते चलिए। ये हमारा IR सोर्स है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, मैं इन सब का भी नाम बताऊंगी, लेकिन ये पूरा सिस्टम आपका मिलके क्या बनाता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, इंटरफेरोमीटर, ठीक है। ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर होता क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में होता क्या है स्टूडेंट, ये है आपका फिक्स्ड मिरर, ओके। ये क्या हो गया, फिक्स्ड मिरर हो गया आपका। ये आपका होता है बीम स्प्लिटर, ठीक है, आप समझते रहिएगा। ये क्या है, बीम स्प्लिटर। ये आपका यहाँ पे क्या है, मूविंग मिरर, ओके। ये भी आपका एक मिरर है, ओके। ये अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, आप बताओ। ATR क्रिस्टल है ना, ये क्या हो गया, ATR क्रिस्टल, जो कि अलग अलग चीज़ों से बना होता है, ATR क्रिस्टल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सैंपल को, मान लीजिए प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल, ओके। अब ATR क्रिस्टल जो होता है वो हमारा कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे डिटेक्टर से। ये हो गया हमारा डिटेक्टर और ये हमारा हो गया रिकॉर्डर। तो ये सभी चीज़ें आप अभी मैं डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। अभी समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ, मैं सभी कुछ आपको थ्योरी फॉर्म में भी एक बार पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या चीज़ क्या है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ IR सोर्स से हमारा IR रे निकलेगा, है ना। IR रेज कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। बीम स्प्लिटर के पास आकर जो हमारा IR होता है, ये बीम जो होता है स्प्लिट कर जाता है, कुछ इस साइड जाएगा, ओके, कुछ इस साइड जाएगा और कुछ स्प्लिट होकर हमारे मूविंग मिरर की तरफ आता है, ठीक है, मूविंग मिरर की तरफ आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे भी मिरर लगा हुआ है, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर इसी के पास चला जाता है और ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर फर्दर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये दोनों फिर से यहाँ पे मिले आपस में और अब ये फिर से मिलकर, ठीक है, स्प्लिटर से होते हुए इस वाले मिरर के पास आ जाएंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे लगा हुआ है मिरर स्टूडेंट, तो ये मिरर क्या करेगा, इस रे को पास करेगा, है ना, यहाँ से फिर से ये रे रिफ्लेक्ट होगा और ये आपका कुछ इस तरीके से क्रिस्टल से होते हुए सैंपल के पास जाता है, ठीक है। हमने सैंपल ऐसे दिखाया, सैंपल चूँकि अभी आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट तो इस पर पूरा ऐसे फैला होता है, ठीक है, सैंपल पूरा ऐसे फैला होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब ये जाएगा आपका रे, फिर से टकराएगा यहाँ पे क्रिस्टल और सैंपल से टकराएगा, फर्दर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फर्दर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होते ये आपका डिटेक्टर के पास आता है, ठीक है। अब ये जब डिटेक्टर के पास आएगा स्टूडेंट, तो ये डिटेक्टर हमारा डिटेक्ट करेगा कि कितना यहाँ पे इंटेंसिटी का जो लाइट था रिफ्लेक्ट हो रहा है या कितना एब्जॉर्ब हो गया, उसी के बेसिस पे ये अब डिटेक्टर डिटेक्ट कर लिया और जो भी रीडिंग आएगी वो आपको दे देगा किस
इसको यहाँ पे रिकॉर्डर को दे देगा और जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऐसे ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन था, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल ईजी था। IR यहाँ से आया, IR सोर्स यहाँ से निकल के आया, यहाँ पे चूंकि बीम स्प्लिटर था तो बीम को स्प्लिट करेगा, है ना, दो भागों में, एक इधर साइड गया एक इधर साइड गया। चूंकि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो ये फर्दर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से बीम स्प्लिटर की तरफ ही आते हैं और ये यहाँ से बाहर साइड निकल जाता है, इस मिरर पे टकराता है, इस मिरर से टकराता है तो चूंकि ये मिरर है तो फिर से रिफ्लेक्ट करेगा और ये क्रिस्टल से पास होते हुए सैंपल पे टकराएगा, देन फर्दर क्रिस्टल पे टकराएगा, फर्दर सैंपल पे टकराएगा। ओके, फर्दर क्रिस्टल से होते हुए ये आपका डिटेक्टर के पास आता है। डिटेक्टर देखता है कि यहाँ पे जो सैंपल था वो वेव जनरेट करके, है ना, हमने अभी बताया इवेंसेंट वेव जनरेट होता है, उससे पता चल जाता है, ठीक है, कि कितना हमारा जो इंटेंसिटी का जो यहाँ पे वेवलेंथ था, मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ या फिर कितना ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है, फिर वो आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर देता है। तो बहुत सिंपल इसका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इसी तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो बस इतना ही आपको पढ़ना है ATR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब इसी को हम लोग अच्छे से और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि जो यहाँ पे क्रिस्टल होते हैं, कितने टाइप के क्रिस्टल होते हैं, और यहाँ पे कुछ केस होता है स्टूडेंट, जैसे कि जो ये ATR क्रिस्टल होता है हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए इस सैंपल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट अब हम लोग अच्छे से थ्योरी पार्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए थे, 2 पॉइंट तो हमें समझ में आ गया था कि एटीन्यूएटेड, सभी पॉइंट इवन समझ में आ गए होंगे कि एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी सी घट कर आएगी, इसलिए इसे बोल रहे हैं एटीन्यूएटेड, मतलब कम होकर आना, कमजोर होकर आना। ठीक है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस हो गया, बोलते हैं इसको। ओके, और ये किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमें नहीं समझ में आया था क्योंकि अभी तक हम जानते ही नहीं थे कि ये क्या है, तो अब लेकिन समझ में आ जाएगा। कह रहा है हियर IR लाइट एंड सैंपल इंटरेक्ट ओनली एट द पॉइंट वेयर IR लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए, समझिए ये क्या कह रहा है, IR लाइट एंड सैंपल इंटरेक्ट ओनली एट दैट पॉइंट वेयर IR लाइट इज रिफ्लेक्ट, केवल ये वहीं पे जाके मीट करेंगे जहाँ से ये तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद डिटेक्टर पे जा रहा था, अभी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी देखा, तो अभी ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जा रही होंगी। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि IR लाइट जो है और सैंपल वहीं पे केवल इंटरेक्ट करेंगे, देखिए इसके अलावा कहीं और इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वहीं केवल इंटरेक्ट करेगा IR लाइट सैंपल से जहाँ से वो तुरंत फिर रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, और ये हो गया इसका, बिल्कुल हम यहाँ पे समझ लिए कि क्या होता है आपका क्रिस्टल, ATR क्रिस्टल क्या होता है, इसी क्रिस्टल के ऊपर हम लोग सैंपल प्लेस्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो सैंपल होता है वो यहाँ पे मेनली कौन सा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सेमी सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, लाइक जेल हो गया, पेस्ट हो गया, कोई सॉलिड हो गया। ठीक है, ऐसे सैंपल्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ATR IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, इवेंसेंट वेव क्या होता है आप अच्छे से जान गए होंगे। जब ये IR लाइट जा रही है तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हुए रिफ्लेक्ट होता है, उसी पेनिट्रेशन के हेल्प से कुछ जो सैंपल होता है एब्जॉर्ब हो जाता है ना, इंटेंसिटी जो होती है यहाँ IR लाइट की वो एब्जॉर्ब हो जाती है और थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी दौरान यहाँ पे एक वेव क्रिएट होता है जब IR जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इवेंसेंट वेव। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट अच्छे से समझ गए। प्रिंसिपल भी बिल्कुल यही चीज़ कहता है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। प्रिंसिपल कह रहा है द IR बीम पासेस थ्रू अ क्रिस्टल विद अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी IR बीम जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या करेगा, पास करेगा किससे, क्रिस्टल से। क्रिस्टल से पहले पास करेगा, मैंने बताया डायरेक्ट सैंपल पे IR रे नहीं पड़ेगा, पहले वो क्रिस्टल से होते हुए जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा क्रिस्टल यूज करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सैंपल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो क्रिस्टल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हायर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल यूज करेंगे। फिर क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है द बीम अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे जो IR था वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपका जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा वहाँ से, एंड इवेंसेंट वेव इज जनरेटेड। इसी दौरान क्या होता है, एक इवेंसेंट वेव जनरेट होता है विच इंटरेक्ट विद द सैंपल इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल, जो कि जो सैंपल आपका क्रिस्टल पे लगा हुआ होता है वहीं पे ये वेव जनरेट होता है। ओके, द सैंपल
द सैम्पल एब्जॉर्व IR वेवलेंथ विच आर डिटेक्टेड एज ए स्पेक्ट्रम। फिर जो सैम्पल हमारा होता है, जो भी IR वेवलेंथ जितना भी एब्जॉर्व किया रहता है, उसी के बेसिस पे देखिए जितना एब्जॉर्व किया है, या फिर आप बोल सकते हैं एब्जॉर्व करने के बाद जो बचा है ना, हमने अगर कहा कि 100% हमारे, मान लीजिए 100 हमारे पास कुछ था, अगर कोई बंदा इसमें से कुछ चुरा लिया, ठीक है, कुछ चुराने के बाद अगर हमारे पास कहते कि 95 बचा, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि उसने पाँच चुराया है, 5 पीस चुराया है। अगर 95 पीस बच रहा है तो 5 पीस चुराया है। तो सेम हम कह सकते हैं कि हमें कहीं से भी पता तो चल ही जा रहा है, कमी से भी पता चल जा रहा है और कितना कमी हुआ है उससे पता चल जा रहा है। तो आप यहाँ पे वो कुछ भी कह सकते हैं कि द सैम्पल एब्जॉर्व IR वेवलेंथ, या फिर द सैम्पल रिफ्लेक्ट IR वेवलेंथ, जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे भी हम पता लगा लेंगे कि कुछ कितना % उसने एब्जॉर्व किया है, और उसके बेसिस पे हम लोग को डिटेक्टर जो होता है वो स्पेक्ट्रम देता है, और हम स्पेक्ट्रम को रीड करके एक स्पेसिफिक वैल्यू पे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी अब समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी हुआ। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको IR लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, ATR क्रिस्टल चाहिए होता है, इंट्रोफेरोमीटर आप एक ऐड कर लेना स्टूडेंट, इंट्रोफेरोमीटर भी होता है, सैंपल होता है और डिटेक्टर होता है। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया, मैं ना लिख पाई इंट्रोफेरोमीटर को, आप जरूर ऐड कर लेना, मैंने पहले ही बता रखा है इसको। ठीक है, तो IR लाइट सोर्स जो होता है वो क्या करेगा आपका, जनरेट द इंफ्रारेड रेडिएशन, वो आपका IR सोर्स है तो इंफ्रारेड रेडिएशन को जनरेट करेगा। फिर आपका ATR जो क्रिस्टल होता है करेगा कि अ क्रिस्टल विद अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द सैंपल, जो क्रिस्टल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसके कंपेयर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हम लोग मटेरियल लेते हैं एज क्रिस्टल, तो कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं स्टूडेंट जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.90 होता है। डायमंड को हम लोग ले सकते हैं एज ए क्रिस्टल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 होता है। जर्मेनियम यूज किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 होता है। जिंक सल्फाइड होता है 2.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और सिलिकॉन जो क्रिस्टल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.41 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिए, अपना सैंपल लेते हैं। सैंपल क्या होता है, सैंपल डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द क्रिस्टल सरफेस, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम दिखा देंगे। जो हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल क्रिस्टल, मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है तो इसी क्रिस्टल के ही जस्ट ऊपर आपको सैंपल प्लेस्ड करना होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सैंपल जो होता है वो हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है क्रिस्टल सरफेस के। ठीक, देन हम जान ही रहे हैं कि हमारे पास डिटेक्टर होता है जो कि क्या करता है, डिटेक्ट द मॉडिफाइड इंटरनली रिफ्लेक्टेड IR लाइट दैट कैरीज द सैंपल एब्जॉर्प्शन इन्फॉर्मेशन। फिर हमारा डिटेक्टर होता है जो कि जिसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होता है कि कितना जो सैंपल था वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, उस इन्फॉर्मेशन को किसके पास भेजेगा, रिकॉर्डर के पास भेजेगा, और रिकॉर्डर हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है उसे जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना भी रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, IR रेडिएशन आया, ये बीम स्प्लिटर था, यहाँ से क्या हुआ, ये जो बीम आ रहा था इसे स्प्लिट कर दिया, एक इस फिक्स्ड मिरर के पास, एक मूविंग मिरर के पास। ठीक है, लेकिन चूंकि ये मिरर है तो फर्दर इसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ, और ये फर्दर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा और फर्दर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस मिरर के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन था इसे हम लोग बोलते हैं माइकेल्सन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, फर्दर इस मिरर के पास आएगा, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगा और ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले क्रिस्टल पे, क्रिस्टल के होते हुए सैंपल से टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, इसी तरीके से फाइनली यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये जो इंटेंसिटी लाइट बची हुई है IR बीम की वो आपकी आएगी डिटेक्टर के पास। ठीक है, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा कि कितना यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया सैंपल और कितना यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, उसे डिटेक्ट करने के बाद ये पूरा रीडिंग जो होता है किसको दे देगा, रिकॉर्डर को दे देगा, और रिकॉर्डर फिर हमारा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेक्ट्रम जनरेट कर देता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी इसका इंस्ट्रूमेंटेशन भी था। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको वर्किंग वगैरह फिर से बताने की ज़रूरत है, आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट, या फिर मैं एक बार हल्के में रीडिंग भी लगा देती हूँ, चलो ठीक है आपके लिए। IR लाइट इंटर्स द क्रिस्टल एंड रिफ्लेक्ट इंटरनली फॉर्मिंग द इन्वेसेंट वेव। IR लाइट आपका इंटर करेगा क्रिस्टल से होते हुए, फिर रिफ्लेक्ट होगा, वहीं पर आपका जनरेट होता है इवेंसेंट वेव। ठीक है, दिस वेव पेनिट्रेट द सैंपल बाय ओनली अ फ्यू माइक्रोन। फिर इस वेव के कारण सैंपल के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, फ्यू माइक्रोन का पेनिट्रेशन होता है। सैंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब IR एनर्जी एट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब उसमें जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसा भी होगा उसके हिसाब से वो सैंपल मॉलिक्यूल्स कुछ
IR एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। द रिमेनिंग एटेन्यूएटेड लाइट एग्जिस्ट द क्रिस्टल एंड इज डिटेक्टेड। और अब जो बचा हुआ एटेन्यूएटेड लाइट बचा है ना, IR लाइट जो बचा, एटेन्यूएटेड मतलब अब कम हो गया क्योंकि कुछ एब्जॉर्व हो गया, तो कुछ कमी वाला अब लाइट फिर से आपका रिफ्लेक्ट होगा वहाँ से, और वो कहाँ जाएगा, डिटेक्टर के पास जाएगा, जो कि डिटेक्ट किया जाएगा। द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम रिवील्स द सैम्पल्स केमिकल कंपोजिशन। और स्पेक्ट्रम के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा लेंगे कि सैंपल जो है वो किस केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, यही जो है ये हमारा क्या है, क्रिस्टल है, ATR क्रिस्टल है। ये सर्कुलर पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, बोल रहा है ATR क्रिस्टल। ये आपका डायमंड भी हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहीं पे आपको सैंपल प्लेस्ड करना होता है। इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। ऑटो सैंपल प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगा सैंपल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिख दिया था कि बाई चांस अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कि इसे क्यों एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं, तो इस पॉइंट से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है द IR बीम पासेस थ्रू अ ATR क्रिस्टल एंड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। When beam reflect, a small portion penetrate the sample functional group absorb characteristics wavelength which decreases the reflected beam's intensity, जिसे कि हम लोग attenuated बोलते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे, इसलिए अब इसका मतलब मैं नहीं समझा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर बार बार मैं एक ही चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है IR इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IR इंटरप्रिटेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं। कह रहा है IR interpretations play a crucial role in identifying functional group and adding structure elucidation। तो हम जानते हैं IR की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का पता लगाते हैं या फिर स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो हमारे सैंपल है, यदि उस सैंपल के अंदर OH ग्रुप, NH ग्रुप या CH ग्रुप होंगे, तो जो उनका पीक बनेगा स्टूडेंट्स, मतलब स्पेक्ट्रम जो ड्रॉ होगा, तो जो उसका पीक होगा वो आपका 4000 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक भी लिखा हुआ है। OH के लिए आपका 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है, ओके। NH बॉन्ड के लिए जो पीक्स आते हैं वो आपके 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आते हैं। और CH के लिए आपके जो स्ट्रेचिंग होती है उसके लिए 2850 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है पीक, ठीक है। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे तो उनका जो पीक्स होता है वो इन सभी को मिलाकर आपके 2260 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आते हैं, जिसमें कि अगर स्पेसिफिक नाइट्राइल ग्रुप हो, ठीक है, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, तो आपका जो पीक होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2250 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आता है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यानी अल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो पीक्स होते हैं वो 2100 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होते हैं। और कार्बोनिल के केस में ये पीक्स 1650 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है जिसका कि आपका जो वैल्यू होता है वो 500 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका IR इंटरप्रिटेशन। आप यहाँ पे एक डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी वैल्यू लिखी हुई है और पीक दिखाई गई है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी एग्जाम वगैरह में जब भी पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे OH स्ट्रेचिंग का दिया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे CH स्ट्रेचिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक, अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए नाइट्राइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, अल्काइन ग्रुप, ओके। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आपका वो फिंगरप्रिंट रीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप IR इंटरप्रिटेशन लिख कर दिखाकर एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ओके। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि PDF अभी आपको नहीं मिलेगा जब तक इस सब्जेक्ट का 5 यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक PDF मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट से काम चलाइए और खुद स्क्रीनशॉट को PDF में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड,
पेज नंबर 3। एंड पेज नंबर 4। इसी के साथ हमारा यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट देखेंगे, लेकिन कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।